आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अपनी कॉल की इन्फॉर्मेशन लिखिए, उसके बाद अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, बताइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, सभी गुड मॉर्निंग। स्पेशल क्लास या तो सुबह वाली क्लास से पहले होगी या शाम वाली क्लास के बाद होगी। कोई भी टाइम हो सकता है स्पेशल का, सुबह का भी और शाम का भी। बता दूंगा मैं जब भी लॉन्च करूंगा ना क्लासेस, पता चल जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। वो देखते हैं कौन सा टाइम कब सही रहता है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे कंटिन्यू। शुरू भी आप रिसर्च के कोर्स में आपको एक अपडेट्स में पोस्ट मिलेगी डाउट्स वाली, वहां पे पोस्ट कर दीजिए। रिसर्च की क्लास में आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। अगर अभी पोस्ट नहीं देखिए तो इस क्लास के बाद मैं पोस्ट डाल दूंगा, उसके नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा अपने डाउट्स। ठीक है, शाम की क्लास में आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। दिस क्लास इज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर जो टीचिंग के आपके इश्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे। शाम को 7 बजे रिसर्च की क्लास है, तो आप उस पोस्ट के नीचे डाल दीजिएगा। अपडेट्स में, कोर्स की अपडेट्स में, जब आप कोर्स में आते हो ना तो लेफ्ट साइड पे आपको एक अपडेट्स का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको मिल जाएगा। देखिए आप ध्यान से सुनो मेरी एक बात, जो बच्चे नए हैं, देखो जब आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे ना, जैसे सपोज करो ये मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल में आप लोगों को कितनी ऑप्शन देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी बैच की ऑप्शन। सबसे पहले आप लोगों को बैच देखने को मिलेगा और उसके साथ सी ऑल की ऑप्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे अब एक बार ध्यान से सुन लो, मैं हर बार नहीं बताऊंगा, एक बार समझ लीजिए। पहली फर्स्ट ऑप्शन जो होगी वो बैच की होगी। जो दूसरी होगी वो यूजीसी नेट की ऑप्शन होगी, उस पर सी ऑल लिखा होगा। जो तीसरी ऑप्शन होगी उसमें यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम लिखा होगा, इसमें भी सी ऑल लिखा होगा। और जो लास्ट ऑप्शन होगी चौथी, वो होगी स्पेशल क्लासेस, जिसपे सी ऑल लिखा होगा। आप लोगों ने इस वाले कॉलम में नहीं जाना, ये पुराना हो गया है। जो इस बार की क्लासेस हैं वो सारी यहाँ पे हैं, जिसमें सेट भी लिखा हुआ है। आपने इस वाले फोल्डर में जाना है, थर्ड वाले में, या जिसपे सेट एग्जाम साथ में लिखा हुआ है। ठीक है जी, नेट और सेट जिसमें साथ में लिखा हुआ है, उसमें आप लोगों को इस बार वाले लेटेस्ट कोर्स हैं वो मिलेंगे। उसमें आपको लेटेस्ट कोर्स हैं वो मिलने वाले। एक बार मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को, अगर आपको एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूं कि कहीं थोड़ी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मुझे। हाँ, ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, वैसे नजर तो नहीं आएगा, आप अपने ऐप में देखोगे ना तो यूजीसी नेट, इसमें पुरानी वाली क्लासेस, अच्छा इसमें दोनों मिलते हैं, अच्छा पेपर 1 दोनों मिल जाएंगे। अच्छा इसमें भी दिखा रहा है, एक सेकंड, नेट, अच्छा इसमें भी दिखा रहा है, मुझे लगा सिर्फ उसमें दिखाएगा। दोनों को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो दोनों फोल्डर है ना, इन दोनों फोल्डर्स को चेक कर लीजिएगा। ये जो दोनों फोल्डर है ना, नेट वाला भी, नेट और सेट वाला भी, जितने भी क्लासेस हैं जो आ रही हैं, अपकमिंग में दिखा देगा, वो जो हो चुकी हैं वो, बट सारे कोर्सेज क्या है, यूनिट वाइज है, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर दोनों में मिलते हैं तो ठीक है, यूनिट वाइज है तो आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस वाले फोल्डर में चेक कर लीजिएगा या फिर इस वाले फोल्डर में चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। हाँ, बस आप उस कोर्स को ओपन करोगे ना तो नीचे एनरोल लिखा हुआ होगा, बस उस पर क्लिक कर दो तो आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी और हर क्लास से पहले आप लोगों को उस क्लास की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, चल अब अपन चलते हैं हमारी क्लास के उस टॉपिक पे जो हमने कल छोड़ा था, मतलब जहां किया था, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अब प्लीज ध्यान से सुनना। मैक्सिम्स, मैक्सिम्स का मतलब क्या होता है, या मैक्सिम का मतलब क्या होता है कि ओवर द टाइम टीचिंग के कुछ रूल बन जाते हैं जो हर टीचर को फॉलो करने पड़ते हैं। अपडेट्स में बेटा आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, उसमें आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टीचिंग के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। क्या हो जाता है, टीचिंग के कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को हर टीचर के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, जिन प्रिंसिपल्स को हर टीचर के द्वारा फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो टीचिंग को और एनहांस करते हैं, टीचिंग की जो क्रेडिबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो टीचर है वो और इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ा सकता है, इस चीज के बारे में वो बताते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से मैक्सिम्स हैं, बस इनका ट्रिक्स आप लोगों ने याद रखना है, ये डिटेल में नहीं पूछा जाता। सबसे पहला है कि नोन टू अननोन, मतलब क्या होगा कि आप बच्चों को पहले वही चीजें बताओगे जो उनको पता है, उसके बाद उन चीजों पे लेके जाओगे जो उनको नहीं पता। नोन टू अननोन का मतलब हम नोन से शुरू करेंगे और अननोन तक जाएंगे, मतलब बच्चों की पुरानी नॉलेज को, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको नई नॉलेज के साथ रिलेट करेंगे। यस और नो, हम क्या करते हैं, जो पुरानी नॉलेज है बच्चों की, उस नॉलेज को देखेंगे कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे जो आज की नॉलेज है उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे, पुरानी और नई नॉलेज को लिंक करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का जो मैक्सिम्स होता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन। इस मैक्सिम को नाम दिया जाता है नोन टू अननोन। The maxim facilitate learning process and economize the efforts of teacher। इससे टीचर के एफर्ट्स हैं वो इकोनोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पुरानी नॉलेज होती है उससे नई नॉलेज को जब रिलेट करता है तो बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, जो पुरानी चीजें होती हैं उसको क्योंकि बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है तो नई नॉलेज के साथ रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये है वो टीचिंग लर्निंग एक बहुत ही प्रिंसिपल मेथड है, इसी वजह से इसको नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग बोलते हैं। हर टीचर यही करता है, हर टीचर क्लास में यही करता है कि वो आपसे पहले आपकी प्रायर नॉलेज को चेक करने की कोशिश करता है कि आपको पास की नॉलेज कितनी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है भगवत गीता, जिसमें लॉर्ड कृष्ण है वो अर्जुन को क्या करते हैं, प्रवचन देते हैं किस चीज के बारे में, वो इसी मैगजीन के अंदर देते हैं।
भगवत गीता में जो लॉर्ड कृष्ण है वो अर्जुन को जो प्रवचन देते हैं या जो उसको बात बताते हैं वो इसी मैक्सिम से होती है, क्योंकि वो उसकी पुरानी नॉलेज के साथ नई नॉलेज को रिलेट कर देते हैं। और अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो पर्सनल लाइफ में भी जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे सिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस? बच्चों को ये सिखाते हैं ना कि 10 रुपए की चीज होगी, अगर तू 20 रुपए का बेचेगा तो तेरे को 10 रुपए का फायदा होगा। उसे थोड़ी ना सीपीएसपी सिखाते हैं, नहीं, बच्चों को थोड़ी समझ आएगा सीपीएसपी क्या होता है। उसको हम सीधा सा बोलते हैं कि तूने 10 रुपए दिए, उसने वो चीज 5 रुपए की खरीदी थी तो उसको 5 रुपए का फायदा हो गया ना। तो इस तरीके से ये एक वो कांसेप्ट है जिसमें आप अपनी पहले वाली नॉलेज को नई नॉलेज को सॉरी पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम नोन टू अननोन। उसके बाद है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब हम पहले वो चीजें पढ़ाते हैं जो सिंपल होती हैं और धीरे धीरे अपने लेवल को क्या करते हैं बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर मैं आते ही आपको सबसे कॉम्प्लेक्स चीजें पहले पढ़ा दूंगा और बाद में आपको हार्ड चीजें पढ़ाऊंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम पहले सिंपल सिंपल चीजों से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों की एक साइकोलॉजिकल आप लोगों को अच्छा लगे क्लास में कि यार हाँ ये चीजें तो मुझे समझ आ रही हैं, ये चीजें समझ आ रही हैं, तो धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले 1 2 3 सिखाया जाता है, फिर 1 + 1 है, फिर 11 + 11 है, फिर 111 + 111 है, इस तरीके से सिखाते हैं ना। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने लेवल को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ ही बच्चे का जो माइंड है वो क्या होता है वो डेवलप होता है। समझ लो ना, जैसे पहले आप एक स्किल्स की बात करते हो, फिर 2 फिर 3 4 फिर 5 इस तरीके से अलग-अलग चीजों को आप क्या करते हो आगे बढ़ाते हो। उसके बाद कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ लीजिए। कंक्रीट का मतलब होता है जो चीज आपको नजर आती है, टेंजिबल एंटिटीज, और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आइडियाज। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है आइडियाज। अब इसके अंदर जितनी भी राम कहानी लिखी हुई है इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं कि हम बच्चों को कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट सिखाते हैं। मतलब पहले बच्चों को टेंजिबल चीजें सिखाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल में काउंटिंग सिखाने के लिए ना एप्पल्स दिखाए जाते हैं, 1 एप्पल 2 एप्पल, उनको सेंसेस के थ्रू वो चीजें सिखाई जाती हैं क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट चीजों को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप उनको डायरेक्ट काउंटिंग सिखाओगे, आपने छोटे बच्चों की बुक भी देखी होगी, उसमें भी ऐसा होता है ना 4 एप्पल बने हुए होते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि कितने एप्पल हैं, तो वो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करता है। फिर ऐसे 4 कैरेट्स बनी होती हैं, 5 कैरेट्स बनी होती हैं, उस पे 1 2 3 छोटे बच्चों की कॉपीज आप लोगों ने देखी होंगी जो बुक्स आती हैं उनकी, वो इस के अंदर बनी होती है। वो इसी मैक्सिम के अंदर बनी होती है कि पहले आप अब्स्ट्रैक्ट से सॉरी पहले कंक्रीट चीजों की बच्चों को नॉलेज दो। पहले आप कौन सी चीजों की नॉलेज दो बच्चों को? पहले आप बच्चों को कंक्रीट चीजों के बारे में सिखाइए कि बच्चे कंक्रीट तरीके से टेंजिबल तरीके से चीजों को कैसे देख पाते हैं। यार ये वाली चीजें टेंजिबल है और टेंजिबल के बेसिस पे हम कौन सी चीजों को पहले देखेंगे और कौन सी चीजों को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर मैं किसी के पर्सनैलिटी को जज करना चाहता हूं तो जो पर्सनैलिटी होती है ना वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं सॉरी कंक्रीट नहीं होती, वो अब्स्ट्रैक्ट होती है। समझ लो किसी बंदे की पर्सनैलिटी क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है, उसकी पर्सनैलिटी उसके स्किल्स के बेसिस पे जज करोगे, ना कि ये देखोगे कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, यस और नो। तो वो अब्स्ट्रैक्ट थोड़ी है, उसको उसके टेंजिबल एलिमेंट को देख के थोड़ी बोल सकते हैं कि उस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि मेरे सारे मैथ के टॉपिक में सर आई जॉइन टुमारो, सर मुझे कैंसिल करना नहीं आता। क्या कैंसिल करना है आपने? क्या आप यूट्यूब पर कैंसिलेशन मेथड है? क्योंकि ये सारे मैथ के टॉपिक में काम आता है। कैंसिल करने में क्या होता है उसमें तो छोड़ यार, कैंसिल तो 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो ना आप उसको। कट करना वो तो YouTube पे आप कोई भी वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा। डिवाइड करना ही होता है उसको कैंसिल करने में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। कैंसिल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप छोटे नंबर से शुरू करो। डिवीजन ही बोलते हैं, छोटे नंबर से शुरू करो, समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। छोटी वैल्यू से शुरू करो, डायरेक्ट बड़ी वैल्यू पे मत जाओ। ठीक है, 2 के टेबल से करो, 3 के टेबल से करो, इस तरीके से। तो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जैसे टीएटी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, ये पर्सनैलिटी को जज करने के लिए होता है। क्योंकि किसी की पर्सनैलिटी होती है वो कंक्रीट नहीं होती है, वो अब्स्ट्रैक्ट होती है। कंक्रीट का मतलब टेंजिबल नहीं होती है पर्सनैलिटी, जबकि अब्स्ट्रैक्ट होती है उसके स्किल्स के बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी को आप देखते हो। एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये वाला कांसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एएस एनालिसिस टू सिंथेसिस। द इनिशियल स्टूडेंट हैव लिटिल और वेरी नॉलेज अबाउट द टॉपिक। जब आप किसी टॉपिक की शुरुआत करते हो तो बच्चों को उस टॉपिक के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। द मैक्सिम स्टेट्स दैट डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैटर्स बी लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली ब्रोकन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम पार्ट टू होल। इसका मतलब क्या हुआ एनालिसिस की, आप पहले टॉपिक्स को तोड़ोगे और फिर उसको जोड़ोगे। पहले आप क्या करोगे, एनालिसिस का मतलब क्या होता है ब्रेक करना, ब्रेक करना टॉपिक्स को छोटे छोटे को ब्रेक करना और उसके बाद फिर उनको आपस में जोड़ देना। जैसे मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, जैसे किस तरीके से होता है। जैसे सपोज करो मैं आप लोगों को डीआई पढ़ाना चाहता हूं, डीआई पढ़ाना चाहता हूं, तो डीआई में मुझे पता है कि आप लोगों को एवरेज भी चाहिए होगी, परसेंटेज भी चाहिए होगी, रेशियो भी चाहिए होगी। तो मैंने पहले क्या किया, पहले आपको सिर्फ एवरेज पढ़ाई, फिर मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई, फिर मैंने आपको रेशियो पढ़ाई और फिर इन तीनों को इकट्ठा करके मैंने आपको कहां पे पढ़ाया, डीआई में। सो दिस इज व्हाट एनालिसिस टू सिंथेसिस, कि हम पहले छोटे-छोटे पार्ट्स में पूरे चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं, वन बाय वन उसको सीखते हैं और बाद में उसको क्या कर देते हैं, क्लब कर देते हैं। बाद में उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं एक जगह पे। जैसे ये एनालिसिस का मतलब जब आपको उस चीज की पूरी नॉलेज नहीं है तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, 2 पार्ट्स कर लिए, 3 पार्ट्स कर लिए, छोटे-छोटे पार्ट्स में पहले उसको तोड़ लिया जाता है और जब आप उन चीजों पे कमांड हासिल कर लेते हो फिर सिंथेसिस कर देते हो, फिर उसको क्या कर देते हो, फिर उसको जोड़ देते हो। बात समझ आया? क्योंकि आप एलिस को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसको समझना आसान होगा। यस और नो? अगर आप चीजों को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ दोगे तो उसको समझना आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इजी हो जाएगा। ठीक है, किसी को इस बात में कोई दिक्कत समझ आ गया? तो पॉइंट यही है कि एनालिसिस का मतलब क्या होगा कि पहले हम उसको तोड़ेंगे और सिंथेसिस का मतलब क्या होगा बाद में जोड़ेंगे। एग्जांपल याद रखिए ये वाली डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हमने भी क्लास में किया, ठीक है, हमने खुद इसको अपनी क्लास में किया है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब इसका मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजिकल का कांसेप्ट होता है जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ाना चाहिए और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको लॉजिकल तरीके से पढ़ाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं तो वहां पर आप उनकी साइकोलॉजी, आप उनके माइंड के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाने की कोशिश करते हो। आप छोटे बच्चों को शॉर्टकट से नहीं सिखा सकते। एक बच्चा 5वीं क्लास में है और एक बच्चा 10वीं क्लास में। 5वीं क्लास के बच्चे को आप डायरेक्टली शॉर्टकट के थ्रू नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ, उसकी साइकोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है, वो लॉजिकल तरीके से नहीं सीख सकता, वो साइकोलॉजिकल तरीके से सीखेगा जितना उसका माइंड अभी डेवलप हुआ है। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं उसमें फिर लॉजिकल ऑर्डर में लेके जाते हो। आप क्या करते हो, फिर आप उनको लॉजिकल तरीके से क्या करते हो, पढ़ाने की कोशिश करते हो। उस सीक्वेंस को हम टीचिंग में अप्लाई करते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको साइकोलॉजिकल तरीके से पढ़ाओगे, क्यों, साइकोलॉजी माइंड से रिलेटेड होती है, और जो लॉजिकल होता है लॉजिकल तरीके से फिर आप उनको क्या करते हो, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनका माइंड डेवलप हो जाता है तो आप उनको लॉजिकल तरीके से पढ़ाना शुरू करते हो। ठीक है, सिंपल। छोटे बच्चे हैं उनको साइकोलॉजिकल से और जो ग्रोन अप हो चुके हैं उनको लॉजिकल तरीके से। अरे भाई मैंने कोर्स कंप्लीट तो कर दिया, आपको भी मैथ मैंने पूरा पढ़ा दिया जितना आपको आना चाहिए। आप उस कोर्स को जाके देखोगे तभी आएगा ना। अगर आप खुद को वीक वीक कहते रहोगे तो आपकी परसेप्शन वही बन जाएगी, आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। पहले तो कभी भी खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते, याद रखिए इस चीज को। मैथ क्या है, कोई इतना बहुत तुमसे ज्यादा
कुछ बच्चों का मैथ जो हमारी क्लास में थे और आज वो मैथ को बना पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि उन्होंने इस कोर्स को अच्छे से देखा और उसकी प्रैक्टिस किया। बेटे यूजीसी नेट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो साइकोलॉजिकल ऑर्डर में वही बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है, नीड्स होती है, क्वेरी पावर होती है, वो सारी चीजें आती हैं। और लॉजिकल ऑर्डर में जब आप वेरियस यूनिट्स में उसको लॉजिकली क्या करते हो, सीक्वेंशियल फॉर्म में उसको क्या करते हो, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, अब इसको थोड़ा सा दिमाग में समझने की कोशिश कीजिए। अब एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी बात समझने की कोशिश, आप पहले किसी चीज को एक्चुअल दिखा दो, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव दिखाओ। मतलब आप पहले बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको बोलता हूं, अब बच्चों को बोलोगे बच्चे पेड़ ऐसा होता है, इंस्टेड ऑफ दिस आप बच्चों को ग्राउंड में लेके जाओ और उनको पेड़ दिखाओ। आप एक्चुअल चीज पहले दिखाओ, रिप्रेजेंटेटिव को बाद में दिखाओ। मतलब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल बच्चों को पहले दो। बात समझ आई? प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो बच्चों को पहले दो, जो उसकी रिप्रेजेंटेटिव चीज है वो बाद में दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखो एक सिंपल सी बात, आप खुद सोचिए कि कोई चीज है वो आपने किताब में देखी और उसी चीज को आपने रियल लाइफ में देखा, तो आपको कौन सा ज्यादा इफेक्टिव लगेगा? आपको जब आपने रियल लाइफ में देखा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी बुक में ताजमहल के बारे में पढ़ते थे कि ताजमहल इतना खूबसूरत है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, और फिर आपका एक ट्रिप बन गया, आपका टूर बन गया और आपको ताजमहल दिखा दिया। तो अब आपको किताब वाला ताजमहल ज्यादा याद रहेगा या जो आपने देखा वो याद रहेगा? जो आपने देखा, जो आपने विजुअलाइज किया, जो रियल किया। ये बिल्कुल उसी तरीके से देखो, जैसे आपको पता है मूवीज आती हैं, बायोपिक आती हैं बहुत सारी। चलो मैं आपको एक बायोपिक एग्जांपल देता हूं। मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, या सुनो, मे बी आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी होगी भाग मिल्खा भाग। अब एक तो वो पूरी मूवी है 3 घंटे की, या तो आप उसे देख सकते हो या फिर उस पूरी बुक को पढ़ सकते हो। तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी? जो आपने मूवी देखा, जो आपने विजुअलाइज किया, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने चल रहा है। इस वजह से हम चीजों को रियलिटी के साथ जितना लिंक करेंगे उतना बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उतना बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपिरिकल टू रेशनल, इंपिरिकल टू रेशनल का मतलब वही इंडेफिनिट टू डेफिनिट होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इंपिरिकल टू रेशनल का मतलब, डेफिनिट का मतलब क्या होगा, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हर रोज अपना एम चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हाँ ठीक है मैं पायलट बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आप भी इसी तरीके से करते थे। तो हम बच्चों को उसके डेफिनेट एम तक लेके जाते हैं, हम उसको बताते हैं कि नहीं भाई तूने ये वाला काम करना है, ये तेरा डेफिनेट एम। इंडेफिनेट रहता है बच्चा, कभी कभी डॉक्टर बनने के बारे में सोचता है, कभी पायलट बनने के बारे में सोचता है। तो जो टीचर है वो उसका उसका उसको उस, क्योंकि देखो इंपीरिकल का मतलब बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सोचता रहेगा, है ना, अपने एक्सपीरियंस से सोचता रहेगा। उसने डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर को देखने का उसका अपना एक्सपीरियंस था, तो उसको लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। फिर उसने पायलट को देखा, उसके एक्सपीरियंस को देखा, फिर उसने सोचा कि मुझे पायलट बनना चाहिए। तो जब इन सारी चीजों को आप एक साइड पे कर देते हो, इसको सिंपलीफाई कर देते हो, तो आप इंडेफिनेट टू डेफिनेट की तरफ चले जाते हो कि हाँ हमें अब ये वाली चीज है, सिर्फ इस पे काम करना है और किसी चीज पे काम नहीं करना। सिंपल। तो हम सिंपलीफाई कर देते हैं उस चीज को। रैशनल का मतलब होता है बेटा जब आप लॉजिक लगाते हो। रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, रैशनल का मतलब होता है लॉजिक। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ, जो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक पेड़ है, आपने रियल में देखा, दूसरा उसकी फोटो देखी, तो जो फोटो देखी वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। रिपीट करना नहीं, क्लियर करना यार। मतलब आप लोगों के दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है टीचर आपको वही बताएगा ना कि आपने ये करना है। दैट्स रैशनल, दैट इज लॉजिकल, जो आपके लिए सही है। मेरे को एक बात बताओ, आपको मैथ की एबीसी भी नहीं आती है और आप सोचो कि मुझे बीएससी एमएससी करनी है, कर या नहीं कर सकते? बताओ, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैथ तो आपको आता नहीं है, तो आप बीएससी एमएससी कैसे कर दोगे? सो दिस इज व्हाट हम रैशनल तरीके से बच्चों को समझाते हैं, लॉजिकल बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम कैसे करोगे? तुम्हारा जब इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम कैसे करोगे? तो उसको होता है रैशनल तरीके से समझाना, लॉजिकल तरीके से समझाना। अब जनरल टू पर्टिकुलर, सॉरी पर्टिकुलर टू जनरल, ये मैंने आप लोगों को चार्ट पहले पढ़ाया, डिडक्टिव और इंडक्टिव कहीं ना कहीं पढ़ा के। तो ये पर्टिकुलर मतलब इंडक्टिव, पहले आप बच्चों को इंडक्टिव तरीके से पढ़ाओगे ताकि वो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दे, उसके बाद डिडक्टिव पे जाओगे। मतलब पहले आप उनको एग्जांपल्स दोगे, आप उनको एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाओगे, बाद में बच्चे क्या करेंगे, बाद में बच्चे खुद से उस रूल्स को क्रिएट करेंगे। पहले आप एग्जांपल्स दोगे, उसके बाद आप उसके रूल्स को क्रिएट करोगे, बच्चे खुद रूल्स को क्रिएट करेंगे। पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या होगा, द स्टूडेंट शुड प्रेजेंट विद एग्जांपल फर्स्ट एंड देन जनरल लॉज एंड देयर डेरिवेशंस। तो पहले बच्चे क्या करेंगे, पहले उनको एग्जांपल्स दी जाएंगी और एग्जांपल्स के बाद बच्चे लॉ को जो मतलब अपने रूल्स हैं उसको खुद से क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। तो ये चार्ट मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। एग्जांपल्स पहले बेटा डिडक्टिव में नहीं होता, इंडक्टिव में होता है। डिडक्टिव में पहले रूल होता है, उसके बाद एग्जांपल्स होती हैं डिडक्टिव में। इस साइड से चलोगे तो ये डिडक्टिव है, एग्जांपल से रूल की तरफ चलोगे तो ये इंडक्टिव है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई है और ये बात समझ लीजिए आगे भी आएगी, आगे भी ये बहुत बार पूछी जाएगी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये आपको टीचिंग में भी आएगा, ये रिसर्च में भी आएगा, ये लॉजिकल रीजनिंग में भी आएगा, ये हर जगह पे पूछा जाता है। ये चीजें आप लोगों को हर जगह पे पूछी जाती हैं। दे विल आस्क यू दिस इन ऑल द पेपर्स। उसके बाद आता होल टू पार्ट, इसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी बोला जाता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पहले हम किसी चीज को जब देखते हैं तो उसको हम कंप्लीट देखते हैं। ये जो पहले पढ़ा था ना एनालिसिस टू सिंथेसिस, उसके ऑपोजिट है। होल टू पार्ट का मतलब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि हम किसी भी चीज को पहले कंप्लीट देखते हैं, पहले उसकी कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आती है, उसके बाद फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स हमारे सामने आते हैं। ये सुनो, पहले जो हम देखेंगे उस पूरी कंप्लीट पिक्चर को देखेंगे, उसके बाद जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं हम उसको देखेंगे। जैसे पहले हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट को देखेंगे फिर उसके पार्ट्स को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम ट्री को देखेंगे, फिर उसके ट्रंक, उसकी ब्रांचेस, उसकी लीव्स, उसको बाद में देखेंगे। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको ये चीज है वो कोई सेंस नहीं लग रहा। आप इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, कौन सी पिक्चर में आपको सेंस नजर आ रही है? यहाँ पे आपको सेंस नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर आपको साइकिल नजर आ रहा है। तो आप पहले साइकिल को पूरा देखोगे कि यार ये साइकिल है, उसके बाद उसके एलिमेंट्स हैं आपको देखोगे यार ये पूरा साइकिल है, तो ये इसके टायर्स हैं, ये जो स्टैंड बना हुआ है, ये इसके ऊपर बैठने के लिए जो भी होता है, मतलब व्हाटएवर, वो कंसर्न नहीं है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये बोलती है कि परसेप्शन ऑफ होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ पार्ट्स। जो होल होता है इट इज मोर देन सम ऑफ पार्ट्स। जो पार्ट्स के टोटल उससे कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि वो आप लोगों के सामने क्लियर पिक्चर दिखाता है। वो क्या करता है, वो आप लोगों के सामने क्लियर पिक्चर दिखाता है। तो हम कंप्लीट को पहले देखते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को देखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कुछ ना साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स हैं। अब इस डिफरेंट स्कूल्स में आप कैसे चीजों को समझ सकते हो वो देखिए। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? जब किसी के माइंड को स्टडी की जाती है। कॉग्निशन मतलब व्हेन वी स्टडी द माइंड, जब हम किसी के दिमाग को स्टडी करते हैं, थिंकिंग की बात होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो? दैट्स व्हाट वी कॉल कॉग्निशन। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मैंने आपको पहले बताया था, इंडिविजुअल की फ्री विल,
इंडिविजुअल की फ्री विल का मतलब है कि मैं बीइंग इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल मतलब मैं फ्रीली अपनी लाइफ को क्या कर सकता हूं, जी सकता हूं। साइको एनालिटिक का मतलब होता है, आपने सिगमंड फ्राइड का नाम सुना होगा। सिगमंड फ्राइड, उसने एनालिटिकल साइको एनालिटिकल या साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, जिसमें उसने माइंड के तीन पार्ट्स के बारे में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, नॉन कॉन्शियस, तीन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे। तो उसने हमारे माइंड के बारे में ये बताया था कि हमारा जो माइंड है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग टाइम पे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। एक हमारा कॉन्शियस पार्ट होता है, एक सबकॉन्शियस होता है और एक अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बीएड वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो आईडी, ईगो, सुपर ईगो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। बिहेवियर का मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हम किसी बंदे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि उसके बिहेवियर को हम चेंज करें। और देन आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि हम पहले कंप्लीट देखते हैं, उसके बाद उसके छोटे पार्ट्स को देखते हैं। पहले हम कंप्लीट पिक्चर को देखेंगे, उसके बाद उसके छोटे पार्ट्स को देखेंगे। पहले हम कंप्लीट पिक्चर को देखेंगे, फिर उसके बाद उसके छोटे पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो अब इसका कुछ थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब होता है प्लेस या फिर पुट टुगेदर। जब आप चीजों को टुगेदर पुट करते हो, इसके साथ कुछ लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, जैसे वर्ट मेगर है, वॉल्फ कोहलर है, कोर्ट कोफका और कर्ट लेविन। ठीक है, इन लोगों ने इस चीज के बारे में बताया। वैसे आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यहाँ से। इसके पांच इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, इसके पांच इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। याद रखिएगा, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है डिस्टेंस, कोई चीज एक दूसरे से कितनी दूर है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि जब चीजों को एक दूसरे के करीब रखा जाएगा तो हम उसको पूरी एक पिक्चर मानते हैं। जितनी दूर होगी उतनी ज्यादा पिक्चर मानेंगे। अगर वो सारी चीजें एक ही जगह पर बैठी हुई हैं तो हम उसको एक पिक्चर मानते हैं। लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड टुगेदर द आई परसीव देम एज ग्रुप। तो आंख उसको एज अ ग्रुप कंसीव करती है, आंख उसको एज अ ग्रुप कंसीव करती है। सिमिलैरिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर टू वन अनदर आई परसीव देम एज अ ग्रुप और पैटर्न। और जब वो चीजें देखने में सिमिलर टाइप की होती हैं, जैसे सारी गोल हैं, सारी चौरस हैं, सारी रेक्टेंगल हैं, एक जैसी हैं, तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे भी हम उन चीजों को क्या बोलते हैं कि ये एक ग्रुप का पार्ट होंगे, क्योंकि वो आपको दिखने में एक जैसी लग रही है। सिमिलैरिटी के बेसिस पे भी आप उसको क्या बोलोगे कि ये देखने में एक जैसी लग रही है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि अगर वो एक मूवमेंट कर रही है तो भी आप लोगों को एक जैसा लगती है। जैसे ये बिल्कुल एसबीआई के लोगो जैसा, अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो ये एसबीआई का लोगो है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा एसबीआई के लोगो पे, तो आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि एसबीआई का लोगो बिल्कुल ऐसा है। तो वो एक कॉन्टिन्यूअस जब आपको नजर आती है तो हम मानते हैं कि एक एलिमेंट है वो दूसरी की तरफ मूव हो रहा है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। और कई बार क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है जब एलिमेंट कंप्लीट नहीं है। जैसे ये देखो, ये टुकड़ों में है ना, बट फिर भी एक सेंस क्रिएट कर रहा है। ये कंप्लीट नहीं है, इनकंप्लीट है। इनकंप्लीट होने के बावजूद भी यहां से आपको एक सेंस नजर आ रही है, सेंस नजर आ रही है। उसके बाद फिगर एंड ग्राउंड। देखो, फिगर एंड ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ब्लैक आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर आपको व्हाइट बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। तो जो कलर कॉम्बिनेशन होता है उसको हमारी आंखें कितने अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये बॉक्स है, इसका बैकग्राउंड मैंने येलो कर दिया। ठीक है जी, हमने इसको एक येलो बॉक्स बना दिया है ना। आप लोगों ने एक येलो बॉक्स बना दिया। अब इस येलो बॉक्स में मैं लिखता हूं, मैंने ए लिखा, फिर इसका ए लिखा, फिर इससे ए लिखा, फिर इससे ए लिखा, फिर इससे ए लिखा, फिर इससे ए लिखा और फिर इससे ए लिखा। अब इसमें कुछ चीजें तो आपको एकदम से नजर आ रही हैं, बट आपको येलो में लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैंने थर्ड नंबर पे येलो में लिखा है। आपको सबसे ज्यादा, सबसे पहले आप लोगों को रेड नजर आ रहा होगा। सबसे सबसे पहले आप लोगों को इनको जब पढ़ते हो तो सबसे पहले आप लोगों को रेड नजर आ रहा होगा। तो ये, उसके बाद ग्रीन, ब्लू, जो भी होता है उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको वही बता रहा था कि जो बैकग्राउंड होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभी तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है। अब अगर इसी ए को मैं रेड कर दूंगा तो ये मेरे को नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस चीज को आपने, मैं आपको बताता हूं कलर थ्योरी। वैसे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट आई रियली वांट टू स्टडी कलर थ्योरी। मुझे कलर थ्योरी के बारे में बहुत पता नहीं है, बट ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा। कलर थ्योरी का कंटेक्स्ट क्या होता है कि जैसे इवन कि हम लोग यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हैं तो वहां पर हम भी कलर्स कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से चूज करते हैं कि वो थंबनेल आपको पहले ही नजर आए कि इसमें मैं क्या चीज पढ़ाने वाला हूं। तो वहां पर हम कलर कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान से सिलेक्ट करते हैं कि बच्चों को ऐसा ना हो कि वो नजर ही ना आए, ऐसे एकदम से आंखें छुट्टी करके देखना पड़ेगी क्या लिखा हुआ है। तो कलर कॉम्बिनेशन एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर जगह पर। तो ये ग्राउंड थ्योरी के बारे में होता है, ये वाला फिगर एंड ग्राउंड की बात की जाती है, फिगर एंड ग्राउंड की बात। थर्ड का मतलब कंटीन्यूअस है ना, चीजें एक कंटीन्यूअस सीक्वेंस में आपको नजर आती है, तो आपको एक पूरे का पूरा वो एक मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस नजर आता है। यस, इवन बिल्कुल। आप कलर देखो, जब आप व्हेन यू, आप जब कपड़े पहनते हो आपका कॉम्बिनेशन कैसा होता है। अगर आप लोगों ने मोस्टली 90% केसेस में लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, डार्क एंड लाइट। यस, यही होता है कि अगर मैंने शर्ट है वो डार्क कलर की पहन रखी है तो जो मैं पैंट होगी मैं उसे लाइट कलर की पहनूंगा, या फिर अगर मैंने पैंट को बहुत डार्क कलर का पहन रखा हुआ है तो मैं शर्ट को लाइट कलर रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन यही होते हैं। तो जो कलर थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यस, अगर ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने ब्लू ट्राउजर पहन रखे हैं तो ब्लू के साथ मैं क्या पहनूंगा, या तो मैं लाइट पिंक पहनूंगा, या फिर मैं व्हाइट पहनूंगा, या मैं ग्रे पहनूंगा, समझ लो ना, या मैं ब्लैक। ब्लैक बहुत ज्यादा मतलब ब्लैक उतना सही नहीं जाता ब्लू के साथ। अगर आप देखो, आप लाइट कलर को ज्यादा प्रेफर करोगे, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने नीचे ब्लू पहन रखा। अब आप खुद सोचो, आप डार्क ग्रीन की शर्ट पहन ली और डार्क ब्लू पैंट पहन ली तो आप तो रणवीर सिंह की लगोगे ना, तो फिर तो रणवीर सिंह की लगोगे ना, समझ रहे हो ना। तो हम कपड़े पहनते हुए भी इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारी ड्रेसिंग सेंस है, जरूरी नहीं है कि आपने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, आप जो भी पहन रहे हो उसको एक इस तरीके से पहने कि वो उसमें एक सेंस नजर आए। ट्रायल एंड इनसाइट लर्निंग, देखिए यहां पर
इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक सिंपल से तरीके से समझाता हूं कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या होती है और इनसाइट लर्निंग क्या होती है। ये वाली जो लर्निंग होती है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये होती है, दिख नहीं रहा, ब्लर है, एक सेकंड। चलो मैं पढ़ के बता रहा हूं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है, आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये फोटो दोबारा नेक्स्ट किसी क्लास में दोबारा ऐड कर दूंगा। देखो, जब आप स्टिमुलस और रिस्पांस वाली लर्निंग करते हो, ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है स्टिमुलस और रिस्पांस, जो छोटे बच्चों की लर्निंग होती है, जैसे छोटे बच्चों को आप सिखाते हो ना कि उनके सामने एक स्टिमुलस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं, एसआर मतलब वो बिहेवियरिज्म वाला कांसेप्ट था, बिहेवियरिज्म वाला कांसेप्ट, जहां पर आप वो पैसिव है और आप उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो। ये चिल्ड्रंस के लिए, ये चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता है, और ये जो होता है ये अडल्ट लर्नर्स के लिए यूज किया जाता है। किनके लिए यूज किया जाता है? अडल्ट लर्नर, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ये मेमोरी लेवल एक तरीके से समझ सकते हो, और ये अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पे आप लोग देख सकते हो, पीएचडी लेवल पे। और यहाँ पर क्या होता है? एक्सपीरियंस ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो आपके माइंड के साथ रिलेट करता है, ठीक है, आपके दिमाग के साथ रिलेट करता है। और यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, मतलब बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना ट्रायल एंड एरर करोगे, उतना सीखोगे। इसी वजह से तो पूरे साल बच्चों को एबीसी सिखाते रहते हैं। हर रोज बच्चों का सेम होमवर्क होता है, यस और नो, पूरा साल बच्चे सेम एबीसी 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 लिखते रहते हैं, वही मैथ, वही सारी चीजें करते रहते हैं। और यहाँ पर इनसाइट्स की बात की जाती है, उसके माइंड को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। टाइम है, टाइम के साथ बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर क्या होता है? गिव्स अ प्लेस टू पास्ट एक्सपीरियंस, बच्चों की पुरानी नई नॉलेज के साथ रिलेट किया जाता है। इसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस इतने मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनसाइट थ्योरी होती है, आप खुद से कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें पुरानी नॉलेज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। लर्निंग अंडर रीइंफोर्समेंट, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट किया जाता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको बार 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 अच्छा करोगे तो आपको वही रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको शाबाशी दी जाती है, और बुरा कर रहे हो तो आपको पनिश भी किया जाता है। तो वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला कांसेप्ट होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपकी परसेप्शन मैटर करती है कि आप परसीव कैसे करते हो, आप किसी चीज को परसीव कैसे करते हो, ये चीज यहाँ पे मैटर करती है। यहाँ पर आप पार्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स पे आप ज्यादा ध्यान देते हो। यहाँ पर क्योंकि एडल्ट लर्नर है तो होल पूरे कांसेप्ट को एक ही बार में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। इसमें पूरे का पूरा मेथड ट्रायल एंड एरर होता है, प्रैक्टिस 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 होता है। और यहाँ पर क्या होता है? पूरे का पूरा फोकस आपका इंटेलिजेंस होता है। समझ रहे हो ना? आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर ये तरीके से आपका ये साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? लॉजिकल लेवल। बस ये बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों ने याद रखना। ये साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा? लॉजिकल लेवल हो जाएगा। यहाँ पर ड्रिल भी प्रैक्टिस कोई बोलते हैं, एक ही काम जब आप बार 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 बच्चों से करवाते रहते हैं उसको ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है, एक ही चीज को बच्चे बार बार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट्स की बात की जाती है, और इट इज बेस्ट फॉर हैबिट्स क्रिएट करने के लिए होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर आप पढ़ाई की हैबिट डेवलप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बच्चों के अंदर पढ़ने की हैबिट है वो डेवलप हो जाए। और यहाँ पर आप क्या करते हो? यहाँ पर आप बोलते हो कि बच्चे खुद से प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हाउ स्टूडेंट्स कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज पे ध्यान दिया जाए, राइट। इंकरेजमेंट, माइक्रो टीचिंग तो आगे आएगा बेटा, माइक्रो टीचिंग नहीं है। माइक्रो टीचिंग कोई टीचिंग का मेथड नहीं होता, वो टीचर की प्रैक्टिस के लिए होती है। टीचर्स जो टीटी लगती है ना, में होती है, 6 महीने की आपकी टीटी लगती है टीचिंग प्रैक्टिस, तो माइक्रो टीचिंग वहां पर यूज की जाती है। इंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, यहाँ पर हम किस चीज पे ध्यान देते हैं? डेल्टन का मेथड था, ठीक है, बंदे का नाम याद रखना आपने, क्या नाम है? डेल्टन सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ कि आप बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करो, कि बच्चे खुद से सीखें, वो टीचर पे डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक छोटी छोटी बात के लिए टीचर के पास आ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेल्फ स्टडी को इंकरेज करना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग भी हो सकती है। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस तो छोटा बच्चों वाली चीज आ जाती है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञान इंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। देखना, सूंघना, टेस्ट करना, स्मेल करना, टच करना, ठीक है। तो हमारी सेंसेस है, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। जितना हम अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे उतना हम ज्यादा सीख पाएंगे, उतना हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा सीख सकते हैं। और फॉलो नेचर, नेचर का मतलब क्या होगा? फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ नेचर, कि बच्चे के इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए। बच्चे को जैसा लगता है, बच्चे का जैसा इंटरेस्ट है, बच्चे को उस तरीके से ही उसकी तरफ, मतलब बच्चों पे कुछ चीज थोपनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना? अगर बच्चों का एक फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे उस तरफ भेजना नहीं चाहिए। जैसे हमारी फैमिलीज में ज्यादातर ऐसा हो जाता है कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे कर दिया जाता है, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस साइड पे हमें भेज दिया जाता है। यस और आपका इंटरेस्ट होता है आर्ट्स में, बट आपके 4 दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया, तो घर वाले जबरदस्ती आपको कॉमर्स दिला देते हैं, जबकि आपका कॉमर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? यस, आजकल तो बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे डिसाइड कर दिया जाता है हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। 3 में देखा ना आपने? एक्चुअली में हम इसी वजह से बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं, वो तो 18 साल के बाद बच्चों को घर से निकाल देते हैं कि जाओ बेटा अपनी जिंदगी जी लो, कुछ अच्छा करना तो अच्छा करो, बुरा करना तो बुरा करो, बस हमने अपनी जिम्मेवारी निपटा दी। इस चक्कर में ही आप समझ रहे हो ना, आजकल के टाइम पे आप अगर आप ध्यान से देखते हो, आजकल के टाइम पे मतलब कैन यू इमेजिन कि 9th का बच्चा 10th का बच्चा सुसाइड कर लेता है। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ सुनी होगी, 10th का बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। क्यों? क्योंकि उस पे सोशली प्रेशर इतना ज्यादा डाल दिया जाता है कि तेरे 99% नहीं आए तो तू कुछ कर ही नहीं पाएगा, जबकि लाइफ बहुत बढ़िया है। इसमें एक एक जगह पर आप कहीं पे कम नंबर आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना? मतलब ये 99% से क्या फर्क पड़ता है? मेरे को एक बात बताओ, तुमने 10वीं में 99% नंबर लिए भी थे, तो क्या क्या उखाड़ लिया उससे? बताओ जरा, क्या होता उससे? बताओ जरा मुझे। कुछ भी नहीं होता, डजंट मैटर, कुछ भी नहीं हुआ, आगे भी तो मेहनत करनी पड़ी। बट फैमिली को चाहिए होता है कि नहीं नहीं 90% लेने हैं, 99% लेने हैं, क्या होता है यार इससे?
उसके बाद आता है हमारे पास नियर टू फॉर। नियर टू फॉर मतलब बच्चा अपने अपने घर से पहले सीखता है, ठीक है, बच्चा अपनी सराउंडिंग से पहले सीखेगा, बच्चा अपनी सराउंडिंग के साथ पहले सीखेगा। जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दी थी कि एक बच्चा जो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जो क्रिमिनल्स हैं, जो इंटॉक्सिकेटेड है, तो बच्चा भी तो वही सारी चीजों को ग्रहण करेगा, समझ रहे हो ना। जिस बच्चे के फादर चोरी करते हैं, जिसके फादर सिगरेट पीते हैं, जिसके फादर शराब पीते हैं, तो बच्चा भी तो उसी तरीके से सीखेगा। तो बच्चा एनवायरमेंट से पहले सीखता है कि किस तरीके से एनवायरमेंट, किस तरीके के एनवायरमेंट में आप रहते हो। अब आप अपनी अपनी फैमिली में से बिलोंग करते हो, ठीक है, अब हर बंदे के घर का सिस्टम अलग है। मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूं, हमारे घर का सिस्टम अलग होगा। आप कौन सी क्लास से, आप कहां से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली का सिस्टम अलग होगा, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नियर टू फॉर का मतलब क्या हुआ, बच्चा वही पहले अपने सराउंडिंग से सीखता है। जो बच्चे के पहले 5-7 साल होता है ना, उसमें वो सारी चीजें सीखता है जो आगे जाके काम आती हैं। फ्रॉम सीन टू अनसीन वही चीजें आती हैं कि जो प्रेजेंट वाली नॉलेज होती है उस पे वो पहले फोकस करता है, और जो फ्यूचर वाली नॉलेज होती है उसको बाद में फोकस करता है। तो यहां पर आप लोगों के मैगजीन्स ऑफ टीचिंग खत्म होते हैं। अगर समझ आया तो एक बार थम्स अप दे दीजिए और 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। सीन टू अनसीन वही हुआ बेटा जो प्रेजेंट और फ्यूचर नॉलेज के साथ रिलेट करता है। सीन का मतलब जो चीज आपको पता है, नोन टू अननोन, सीन टू अनसीन, वो दोनों सेम ही एक जैसे। जी जी देख लीजिए। नहीं जी, मैं पीएचडी नहीं कर रहा हूं। इसको डांटने का मतलब क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ। इग्नू से कर सकते हो आप, बट उसका कोर्स वर्क आई थिंक दिल्ली में ही होता है या कैंपस में ही होता है, वो थोड़ी सी उसकी फॉर्मेलिटीज अलग है। कर सकते हो वैसे, क्योंकि वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वैलिड है मतलब क्या हुआ बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यार। तुम्हें पता है वर्ल्ड की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें 40 लाख लोग पढ़ते हैं, बस उसका कोर्स वर्क होता है वो आई थिंक उसके उसके हेडक्वार्टर में हुआ, दिल्ली में ये होता है शायद, इतना मुझे पता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हुआ, फेजेस ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है। देखिए बीएड तब करने का फायदा है अगर आपका स्कूल टीचिंग में इंटरेस्ट है ना। अगर आप मतलब देखो ऐसा होता है, एक तो होता है पढ़ाने में इंटरेस्ट, और आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, स्कूल में भी पढ़ा सकते हो, कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो। मेरा सीन क्या है कि मैं स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, समझ ना। कोई अगर मुझे बोले कि 5वीं 6वीं के बच्चों को पढ़ाओ, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। इस वजह से मैंने बीएड नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बीएड की तो मुझे स्कूल में जाना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। हाँ मैं +1 2 के लिए क्लासेस शुरू करने लगा हूं अपने न्यू चैनल पे, क्योंकि उनको मैं पढ़ा सकता हूं। 11वीं 12वीं के बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूं, बट उससे छोटे बच्चों को नहीं। चलिए आप क्लास करिए, कल उसकी बेटा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज मैं रिकॉर्ड करूंगा, कल आपको डाल दूंगा उसको। प्री एक्टिव फेस, इंटरेक्टिव फेस और पोस्ट एक्टिव फेस। अब प्लीज वहां पे ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम एक अलग क्लास ही ले लेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि यूजीसी करने के बाद, पीएचडी करने के बाद आपके पास क्या स्कोप है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास है पहले वो जरूरी है। नहीं बेटा, कॉलेज के लिए बीएड जरूरी नहीं है, कॉलेज के लिए यूजीसी नेट जरूरी है। 3 तरीके की स्टेजेस होती हैं, पहली है प्री एक्टिव फेस, दूसरी है इंटरेक्टिव फेस और तीसरी है पोस्ट एक्टिव फेस। प्री एक्टिव फेस का मतलब क्या हुआ, जब टीचर क्लास से पहले सारी चीजों को डिसाइड करेगा, अपने गोल्स को फॉर्मुलेट करेगा, सब्जेक्ट मैटर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, सब चीजें। मतलब जैसे हम क्लास में आने से पहले देखते हैं ना कि आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पीपीटी बनी हुई है, लाइट है। अब जैसे मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, मैं देखता हूं ठीक है भाई रूम में सफाई हो रखी है, मेरा लैपटॉप सही से चल रहा है, मेरा सारा सामान एक जगह पे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरी क्लास शुरू हो रही है और मैं सामान ढूंढ रहा हूं कि मेरा पेन कहां पे चला गया, मेरा चार्जर कहां पे चला गया, ऐसा। तो वो क्लास में आने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं प्रॉपर्ली, प्री प्लानिंग, उसको आप प्री एक्टिव फेज बोल देते हो, जिसमें आप ये देखते हो कि हमें अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है क्लास में जाने से पहले। उसके बाद आती है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज कौन सी फेज होती है, जब आप क्लास में चले गए, आप क्लास में चले गए, आपने परसीव किया, डायग्नोस किया, उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस किया। आप वहां पे चले गए, ऑफलाइन में आपने देखा कि बच्चों की एबिलिटीज कितनी है, आपने उसको जज किया, बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों की एटीट्यूड, बच्चों की एकेडमिक बैकग्राउंड, इन सारी चीजों के बारे में आपने वहां पे जाके देखा। और एक्शन और रिएक्शन ऑफ अचीवमेंट, वो जो क्लास इंटरेक्शन होती है ना, वो जितनी भी इंटरेक्शन होती है वो क्लासरूम में होती है, वो इंटरेक्टिव फेज का पार्ट बनती है। ड्यूरिंग द टीचिंग, आप ऐसा बोल सकते हो, ड्यूरिंग द टीचिंग क्लासरूम के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसको आप क्या बोल देते हो, दैट्स व्हाट इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब इंटरेक्शन हो रही है, क्लास के अंदर इंटरेक्शन हो रही है, ये ड्यूरिंग द क्लास हो रही है, जैसे अभी चल रही है, जैसे अभी चल रही है। अरे बेटा माइक्रो टीचिंग अलग कंसेप्ट है, क्यों उसी चीज को बार-बार लेके आ रहे हो, वो कंसेप्ट ही अलग है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो इंटरेक्टिव फेज में क्या करते हो, आप क्लास में जाते हो, बच्चों के साथ बातचीत करते हो, जो कंटेंट डिलीवर करना होता है वो डिलीवर करते हैं, बच्चे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अरे परसेप्शन का मतलब कैसे आप चीजों को परसीव करते हो, किसी चीज को लेकर आपकी परसेप्शन कैसी है। डायग्नोस करने का मतलब वही कॉज इफेक्ट करने और रिस्पांस रिस्पॉन्ड करना, ओपिनियन क्रिएट करना, वो आपका परसेप्शन में होता है, अनुमान लगाना। अब इसके अंदर आप कौन कौन सी चीजें करते हो, क्लासरूम के अंदर आप क्या क्या करते हो, कंटेंट की डिलीवरी करते हो, स्टूडेंट्स को डायग्नोस करते हो, देखते हो कि स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनका लेवल कैसा है, स्टिमुलस, समझ रहे हो ना। देखो ऐसा चीजें आप लोगों को बेटा बार-बार देखने को मिलेगी, स्टिमुलस और रिस्पांस क्या होता है, बार-बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या स्टिमुलस होता है, क्या रिस्पांस होता है।
स्टिमुलस और रिस्पांस। उसके बाद आप प्रेजेंट करोगे स्टिमुलस को, उसके बाद टैक्टिक्स को यूज करोगे या फिर आप उसको, मतलब सिंपल सी बात है, क्लासरूम में किस तरीके से टीच कर रहे हो, क्लास में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रही है, क्लासरूम में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रही है। बेटा मैंने स्पेसिफिकली एक नोट्स की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे शेयर की थी कुछ दिन पहले, मेरे पुराने स्टूडेंट के नोट्स थे, सिर्फ इस वजह से ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नोट्स कैसे बनाने। अब आप उस चीज को नहीं देखे हो तो फिर आपकी गलती है। मैंने उसमें पूरा एक पीडीएफ आप लोगों को शेयर की थी जिसमें एक स्टूडेंट के नोट्स आप लोगों को बताए थे, जिससे आपको आइडिया हुआ था कि किस तरीके से नोट्स बनाने। टैक्टिक्स का मतलब होता है टेक्निक्स, छोटे छोटे मेथड्स। टेलीग्राम सर्च करोगे, टेलीग्राम जाके सर्च करो कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए उसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव का मतलब क्या होगा, जब आपने क्लास खत्म कर दी, जब आपने क्लास खत्म कर दी तो क्लास खत्म करने के बाद फिर आप देखोगे, आप इवैल्यूएशन करोगे, आप देखोगे कि मैंने जो क्लास में पढ़ाया क्या वो अच्छा हुआ, क्या बच्चे मेरी क्लास को अच्छे से समझ पाए, आप क्या अपनी जो मेथोडोलॉजी थी वो आपकी सही थी, कितने बच्चों को आपकी बात समझ आई, कितने बच्चों को समझ नहीं आई। तो वो उन सारी चीजों के बारे में जब आप डिस्कशन करते हो वो कौन सी फेज बन जाती है, दैट इज योर इवैल्यूएशन फेज। वो आपकी कौन सी फेज बन जाती है, दैट इज योर इवैल्यूएशन फेज, जो आफ्टर द क्लासरूम होती है, जब आप डिसाइड करते हो अच्छा ये वाला चेंज इन बिहेवियर थ्रू टीचिंग, सिलेक्शन ऑफ एडिक्वेट इवैल्यूएशन प्रोसीजर, डिसीजन मेकिंग, अटेनमेंट ऑफ। कई बार क्या होता है कि हम क्लास के बाद आते हैं तो हम सेटिस्फाई नहीं होते, कुछ टीचर सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि यार आज मैं उतना नहीं कर पाया, या मैं आज उतना नहीं पढ़ा पाया, या मैं उतनी चीजें नहीं कर पाया जितनी मैं कर सकता था। तो फिर वो नेक्स्ट क्लास के लिए अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं कि बच्चों को इस तरीके से समझ नहीं आया, तो मुझे अब इस तरीके से समझाना है, मुझे इस तरीके से समझाना है, वो सारी चीज वो इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि रिसर्च की एक मैराथन है, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा यूट्यूब पे, मैंने उसका लिंक भी दिया था आप लोगों को, 5 घंटे की क्लास थी, क्योंकि रिसर्च आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उस मैराथन क्लास को देखोगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, तो आप लोगों ने वो देख ली होगी। अब जब टीचिंग खत्म हो जाएगा बेटा, तो टीचिंग की भी एक क्लास है मैराथन 3.5 घंटे की, टीचिंग का कोर्स जिस दिन खत्म होगा उस दिन के बाद वो टीचिंग की क्लास को भी आप एक बार जरूर से देख लीजिए। साथ ही साथ आप रिवीजन आपकी होती जाएगी, एक वो अलग तरीका है पढ़ने का, ये वाला तरीका अलग है, तो दोनों तरीके आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, तो आपका फायदा होगा। यूट्यूब पे है बेटा, आपको टेलीग्राम पे सब क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, टेस्ट भी होगा बेटा, सब कुछ होगा, घबरा क्यों रहे हो, पहले पढ़ तो लें एक बार, सिलेबस तो खत्म कर लें। अब यहाँ पर तीनों का कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है जिसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। प्री एक्टिव फेज में वही सारी चीजें जो क्लासरूम में जाने से पहले आप डिसाइड करते हो, बिफोर क्लासरूम, जब आप क्लास में भी गए नहीं हो, आपने क्लास में जाने के बारे में सिर्फ सोचा है और आप प्लानिंग कर रहे हो कि अच्छा मुझे आज ये काम करना है। इंटरेक्टिव फेज में आप क्या करते हो, आप क्लासरूम में जाके इंटरेक्शन करते हो, आप ये सोचते हो कि अच्छा क्लासरूम में जाके मुझे इन सारी चीजों पे क्या करना है, ध्यान देना ड्यूरिंग द क्लास, इन द क्लास। और पोस्ट एक्टिव फेज का मतलब क्या हुआ, पोस्ट एक्टिव का मतलब क्या हुआ, जब आप क्लास में जा चुके हो, आपने क्लास को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आप बाहर आए। एक्शन रिएक्शन और अचीवमेंट का मतलब समझ रहे हो, क्लास में आपका एक्शन क्या था और बच्चों ने उसको कैसे रिएक्ट किया, और अचीवमेंट क्या बच्चे मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए या स्टूडेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, वो आपके इंटरेक्टिव फेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज बताइए, इज इट क्लियर, बताइए समझ आ गया। तो आज जितने टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए मैक्सिमम करवा दिया है और स्टेजेस ऑफ टीचिंग करवा दी, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि देखो एक बात समझ लीजिए, कल या परसों से आपके पीवाईक्यू की सीरीज शुरू हो जाएगी, और बी श्योर कि आप साथ ही साथ सारी क्लासेस को पीवाईक्यू को भी अटेंड करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है जी। बेटा अनुष्का वही बता रहा हूं ना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वही बता रहा हूं, जो पीवाईक्यू आए हैं वही को टारगेट करेंगे, क्योंकि हम पिछले साल हम क्या करते थे, हमें सिर्फ 24 पेपर सॉल्व करवाने रहते थे, मगर इस बार हमें कितने पेपर सॉल्व करवाने पड़ेंगे, 23 पेपर और करवाने पड़ेंगे, मतलब आप लोगों को हमें 47 पेपर सॉल्व करवाने पड़ेंगे। तो वो अभी से शुरू करेंगे, तब वो 4-5 महीने में जाके थोड़ा 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 करके खत्म होगा, है ना। तो इस वजह से अभी से शुरू करेंगे, जो जो यूनिट्स हो चुकी हैं। अब ये मान लीजिए कि इस महीने में हमारा टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, डीआई, ये वाली क्लासेस और उसके साथ साथ इनके पीवाईक्यू मैं आप लोगों को इस महीने में खत्म करवा दूंगा। अरे स्पेशल क्लास होती है बेटा, अन अकेडमी पे होती है, समझ रहे हो ना, अन अकेडमी पे होती है, उसको ही आप लोगों ने, वो फ्री क्लास होती है, उसको सिर्फ एनरोल करना होता है, उसका आप लोगों को मिल जाता है। टाइमिंग मैं बता दूंगा, ठीक है, टाइमिंग या तो सुबह की होगी, या तो सुबह 9 बजे रखेंगे, या फिर शाम को 5-6 बजे रखेंगे, मतलब शाम की, मतलब दोनों, क्योंकि देखो बीच का तो टाइम पॉसिबल नहीं है ना, 11 से 1 और 2 से 4 तो हमारी क्लास रहती है, या तो फिर शाम के टाइम रखेंगे या फिर सुबह का टाइम रखेंगे, वो डिपेंड, वो हम पोल करवा लेंगे, ठीक है, वो पोल करवा लेंगे आप लोगों का कि आप सुबह के टाइम चाहते हो या फिर शाम के टाइम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने काफी कुछ समझा होगा। देखिए एक ना आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं, जैसे कुछ पेपर आते हैं ना, तो बच्चे पता क्या बोलना शुरू कर देते हैं कि सर इस बार जो इंग्लिश का हिस्ट्री का पेपर आया था, पेपर 1 तो कुछ पढ़ाया हुआ ही नहीं था, पेपर 1 तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ गया था। बहुत एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर कोई भी पेपर आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता है तो उसका सीधा इफेक्ट किस पे जाता है, उसकी कट ऑफ पे जाता है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये मान के चलो कि अगर वो पेपर डिफिकल्ट था वो सबके लिए डिफिकल्ट था, और अगर वो इजी था वो सबके लिए इजी है ना, समझ रहे हो ना। अगर वो पेपर मेरे लिए डिफिकल्ट है तो वो सब बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, और अगर वो मेरे लिए आसान है तो वो सब बच्चों के लिए आसान होता है। तो अगर पेपर आपको लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स आ गया था, आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ गया था, जबकि मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि हमने जितना आप लोगों को पढ़ाया था ना, जितना आप लोगों को पढ़ाया था, पेपर आने दीजिए, वो सारे पेपर हम लाइव डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको एक एक शिफ्ट में बताऊंगा कि मैंने कितने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हुए थे। अब पॉइंट पता क्या है, हमारे पास पेपर नहीं है, 4 बच्चे आके बोल देते हैं कि सर कुछ भी नहीं था जो जिसमें से आप लोगों ने पढ़ाया था, तो हम तो तभी बता सकते हैं जब वो शीट हमारे पास आएगी, है ना, जब वो इंग्लिश के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर 1 की शीट मेरे हाथ में होगी, जब मैं आप लोगों को क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, तब मैं उस चीज को प्रूव कर सकता हूं। अभी मैं उस चीज के बारे में कुछ प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने करवाया था या नहीं करवाया था, अल्टीमेटली जब तक हमें शीट्स नहीं मिलती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि एक बार शीट्स आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि हमने कितना पढ़ाया था कितना नहीं। देखो जिन बच्चों का पेपर हो चुका है, हो सकता है उनकी शीट्स 1-2 दिन में आउट हो जाए, तो वो तो तैयार रहें। अभी 15 वाले बच्चों का डेट शीट भी आएगी और 15 वाले बच्चों का जो एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा। हाँ, रिसर्च का आज शाम को आपको कंबाइंड पीडीएफ, इंग्लिश नेक्स्ट लेवल था, ठीक है, नेक्स्ट लेवल तो चलो क्या ही बोलूं मैं इस चीज के बारे में, मैंने आपको वही बोला, जब तक पेपर मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेट्स सी, जब पेपर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअली में वो पेपर बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था या फिर आप उसे हैंडल नहीं कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जरा जरूर क्लियर होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, खुश रहिए।